हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि यूनिट 1 का ही है और जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग और कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की भी आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो बेसिकली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगी आपके लिए भी। और चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, चैप्टर 2 है ये हमारा, डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो एवरी पर्सन हु वांट्स टू अर्न एडिशनल इनकम बाय इन्वेस्टिंग हिज सेविंग्स इन द फाइनेंशियल असेट्स ऑल्सो वांट्स टू अवॉइड द रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड द रिस्क कम्प्लीटली। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है, एवरी पर्सन यानी कि हर कोई यही चाहता है कि उसको एक एडिशनल इनकम वो अर्न करे। कैसे? इन्वेस्टिंग के द्वारा अपनी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करे, फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट करे, और साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि जो रिस्क है उसको भी वो अवॉइड करे। मतलब इनकम हो एडिशनल इन्वेस्टमेंट पर, जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा फाइनेंशियल एसेट्स में, उन पर क्या हो, एडिशनल इनकम भी अर्न हो और साथ ही साथ रिस्क भी अवॉइड हो। लेकिन हम जानते हैं कि हम कंप्लीटली रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। रिस्क कभी भी कंप्लीटली आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। तो द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टमेंट कैन बी मिनिमाइज थ्रू वेरियस टेक्निक्स। आप सिर्फ और सिर्फ रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो कुछ हद तक, लेकिन आप उसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट करी और आपका रिस्क बिल्कुल कम्प्लीटली है ही नहीं, है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट एक मेन टेक्निक है टू ब्रिंग द रिस्क टू द मिनिमम लेवल, जिससे हमारा जो रिस्क है ना वो मिनिमम लेवल तक आ जाता है। तो अब बेसिकली यहाँ तक हमें इतना तो पता चल गया कि डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट क्या है। एक ऐसी टेक्निक जो रिस्क को कम करती हो, रिस्क को उसके मिनिमम लेवल तक पहुँचाती हो, वो है हमारी डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, होल इन्वेस्टेबल अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टर इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन अ सिंगल फाइनेंशियल एसेट। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी इन्वेस्टेबल अमाउंट होती है इन्वेस्टर के पास, वो एक सिंगल एसेट में, एक सिंगल फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट नहीं करता। वो क्या करता है, अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल एसेट्स में अपनी जो मनी है, अपनी जो सेविंग्स है, उनको इन्वेस्ट करता है अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल एसेट्स में। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट का, कि हमें रिड्यूस करना है इफ़ेक्ट को, रिस्क के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करना है बाय द इफ़ेक्ट ऑफ द रिस्क इन अनदर फाइनेंशियल एसेट। तो अब इसकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन द वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज की वीडियो में हम मीनिंग भी करेंगे और इसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी आज हम कवर कर लेंगे। तो मीनिंग की बात करें सबसे पहले, जो कि हमने पढ़ ही लिया अभी ऊपर इंट्रोडक्शन में, कि जो भी जितनी भी इन्वेस्टेबल अमाउंट है उसको हमें सिंगल फाइनेंशियल एसेट में नहीं इन्वेस्ट करना, हमें क्या करना है, वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टेबल अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। तो यही क्या कहलाता है, डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन एक टेक्निक है रिस्क मैनेजमेंट की, जिसमें हम अपना रिस्क मैनेज करके चलते हैं।
तो डाइवर्सिफिकेशन इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टेबल सिक्योरिटी। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हेल्पफुल है क्या प्रोवाइड कराने में, एक मिक्सचर प्रोवाइड कराने में। किस चीज़ का मिक्सचर, कि हम कौन कौन सी फाइनेंशियल एसेट्स या फिर कितनी जो भी टाइप्स की इन्वेस्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं उनमें जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका मिक्सचर है। और इन दी फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो, जैसे कि अभी हमने पोर्टफोलियो में फर्स्ट चैप्टर हमने करा था, तो हमने उसमें यही पढ़ा था ना कि जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना, तो हम अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके से उसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है। जनरली रिस्क इज़ इन्वॉल्व इन एवरी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम जनरली जानते हैं कि सभी टाइप की इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही होता है। रिस्क कैन बी रिड्यूस, रिस्क को आप सिर्फ कम कर सकते हो इस टेक्निक के द्वारा, डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि 10 लाख रुपए 10 लाख रुपीज़ आर अवेलेबल विद एन इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, कि एक इन्वेस्टर के पास 10 लाख रुपीज़ हैं और वो क्या चाहता है कि उसको मैक्सिमम रिटर्न हो मिनिमम रिस्क पर। तो उसको क्या करना होगा, अब सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि ही हैज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर, और डिबेंचर भी है 10% वाले, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हैं फॉर इन्वेस्टिंग दीज अमाउंट। तो अब वो क्या करेगा इसमें, तो इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑल ऑफ दीज इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग द होल अमाउंट इन अ सिंगल फाइनेंशियल एसेट। तो सिंपल सी बात बोली गई है कि इक्विटी में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो, डिबेंचर में भी करो, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी करो, लेकिन एक डेफिनेट प्रपोर्शन होना चाहिए उस चीज़ का, ना कि एक सिंगल सिक्योरिटी में या एक सिंगल फाइनेंशियल एसेट में ही, यानी कि कर दो अपनी सारी अमाउंट को, लाइक इक्विटी शेयर में ही आपने सारा पैसा लगा दिया। ऐसा नहीं करना, नहीं, क्या करना है, डिबेंचर में भी पैसा लगाना है, गोल्ड में भी लगाना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी लगाना है, इक्विटी शेयर्स में भी लगाना है, तभी आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो पाएगा। आई होप ये क्लियर है। और जैसे यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू भी हमें समझाया गया, डायग्राम हमें गिवन है, ये पाई चार्ट हमें गिवन है कि अगर 10 लाख रुपए है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 3 लाख रुपए लगा दो, इक्विटी में 3 लगा दो, गोल्ड में 1.5 लगा दो, है ना, डिबेंचर में 2.5 लगा दो। तो ये क्या है, एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन है। तो आप ये डायग्राम ज़रूर याद रखें और अपने आंसर में ज़रूर लिख कर आएँ, बना कर आएँ ये डायग्राम, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी आपके आंसर की। आई होप इसमें कुछ ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब मेन वही रिपीटेड बातें ही लिखी हुई हैं। रिस्क को मिनिमाइज़ करना है और रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करना है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, तो जैसे कि आपको यहाँ चार्ट गिवन है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले असेट्स आपको गिवन है, देन आपको इंस्ट्रूमेंट्स गिवन हैं, देन इंडस्ट्रीज, देन कंपनीज। तो असेट्स हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर, रियल असेट हो सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, या फिर अदर एसेट भी हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट कौन से हो सकते हैं आपके, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको आज हम कवर करेंगे, यहाँ तक हम पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। और फिर इंडस्ट्रीज एंड कंपनी आती है। ओके, तो इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, आपकी आईटी हो गई, आपकी फार्मास्यूटिकल्स हो गई, और देन आपकी कंपनी हो गई, न्यू एस्टैब्लिश कंपनी हो गई, और न्यू प्रोडक्ट कंपनी हो गई। तो सबसे पहले बात करेंगे असेट्स की, राइट। असेट्स की बात करेंगे। असेट्स रेफर्स टू दोज इंस्ट्रूमेंट द इन्वेस्टमेंट इन विच इज जनरली रिस्क फ्री। कि जो असेट्स यहाँ पे बोली गई है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें जो है जनरली रिस्क फ्री बोला गया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वेरी लो रिटर्न आपको प्रोवाइड कराते हैं, और कभी कभार नो रिटर्न, यानी कि कोई भी रिटर्न नहीं मिलता, तो इसीलिए इसको बोला जाता है रिस्क फ्री। जैसे कि गोल्ड बोला गया है, गोल्ड क्या है, एक मेटल है जो कि जनरली एक्सपेंसिव है। इन्वेस्टमेंट मेड इन दिस एसेट इज सिक्योर्ड बट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न इज़ नेग्लिजिबल। कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो सिक्योर तो रहेगा, लेकिन रिटर्न की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, नेग्लिजिबल रहेगी, ना के बराबर।
सिल्वर की बात करें तो ये भी एक मेटल है, ये गोल्ड से तो चीपर ही होता है, हम जानते हैं, और ये भी जो है रिस्क फ्री होता है। रियल एसेट की बात करें तो प्रॉपर्टी हो गई, लाइक आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, और ये जो है इनमें जब जो आपको रिटर्न मिलता है ना, जैसे आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली तो वो क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने एसेट खरीद ली, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको रिटर्न मिल जाए। एग्जाम्पल कि आज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख की या 40 लाख की, तो फ्यूचर में 5 to 10 ईयर बाद आफ्टर, या यूँ लगा लो आप काफ़ी सालों के बाद अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो चांसेस हैं कि आपको फ़ायदा हो, जिसको हम कैपिटल गेन भी बोलते हैं, राइट। देन आपका आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, बॉन्ड्स के फॉर्म में होती हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट इसमें गारंटी देती है कि वो रीपेमेंट करेंगी आपके बॉन्ड, जितने भी आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं जितने रुपए के, उसकी तो रीपेमेंट होगी ही होगी, साथ में इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा। तो इसीलिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये, है ना, और इसीलिए ये रिस्क फ्री मानी जाती हैं। अदर एसेट्स की बात करें तो आपके बैंक डिपॉजिट हो गया, चिट फंड्स हो गया, पीपीएफ हो गया आपका, है ना, ये सब आ जाएगा। देन अब हम बात करेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि मैंने आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे हम। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये कौन इशू करता है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इशू करती हैं। किस लिए करती हैं, क्योंकि उनको फंड्स की ज़रूरत होती है, दैट्स वाई दे इशू दीज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और फिर जो है पब्लिक जो है, जनरल जो पब्लिक है वो इनको ख़रीदती हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। तो बात करेंगे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं आपके। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ओके, और मनी मार्केट को किसके लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आता है आपके शेयर, आपके डिबेंचर, आपके बॉन्ड्स, आपके अदर मार्केट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो शेयर हमें बताने की ज़रूरत है। शेयर्स क्या होते हैं, when the capital of a company is divided into small parts, then every part of capital is called share। अंश, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कि कंपनी की जितनी भी कैपिटल होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल पार्ट्स में, और उस स्मॉल पार्ट्स को हम बोलते हैं शेयर। तो देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ शेयर होते हैं हमारे, इक्विटी और प्रेफरेंस होते हैं। तो आप जानते हो इक्विटी पे आपको कोई भी डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस में होता है। तो इन्वेस्टमेंट इन दीज शेयर इज़ मोर रिस्की, बट देयर रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हाई रिटर्न। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना रिस्की तो है, लेकिन हाई रेट ऑफ रिटर्न भी आपको मिल सकता है, तो फ़ायदा भी है। तो जैसा कि आप जानते हो, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो प्रेफरेंस शेयर में आपको एक सर्टेन रेट पे प्रेफरेंस आई मीन डिविडेंड मिलता है, यानी कि इक्विटी वालों से पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो दीज शेयर्स आर मोर सिक्योर्ड एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। डिबेंचर की बात करें तो ये भी डेट डॉक्यूमेंट है, ऑन विच एन इन्वेस्टर रिसीव एन इंटरेस्ट एट ए फिक्स रेट। यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टर को फिक्स रेट पर, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, रिस्क फ्री होते हैं, लेकिन जो रिटर्न होता है उसको बढ़ाया भी जा सकता है ड्यू टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, बट द रिटर्न ऑन दिस कैन बी इंक्रीज टू मच एक्सटेंट, ओके। बॉन्ड्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट फॉर्म है एक डिबेंचर की, यानी कि डिबेंचर जैसा ही होता है, और इट इज़ इशूड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बता दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये इशू किया गया है, और इतने टाइम के बाद आपको रीपेमेंट कर दी जाएगी। तो इन्वेस्टर इज़ पेड एन इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मतलब इन्वेस्टर को इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो हैज़ मिनिमम रिस्क लाइक डिबेंचर एंड द रिटर्न ऑन इट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द फिक्स रेट। तो यहाँ पे बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला बॉन्ड, इसमें मिनिमम रिस्क होता है डिबेंचर की ही तरह, और इसके रिटर्न को भी, हाँ, इसमें सिर्फ एक बात बोली गई है कि इसके रिटर्न को आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। जैसे आप डिबेंचर में तो कर सकते थे, लेकिन बॉन्ड्स में नहीं कर सकते आप, ओके। रिटर्न को इंक्रीज़ आपको जितना बोला गया उतना ही फिक्स रेट पे आपको मिलेगा। अदर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जीरो कूपन बॉन्ड हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम नोट हो गए, और डिस्काउंट बॉन्ड हो गए, ये अदर हो गए हमारे।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मनी मार्केट। मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, बोला जाता है। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं आपके कमर्शियल बिल, आपकी सीडीज यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कमर्शियल बिल की। सबसे पहले बात करेंगे कमर्शियल बिल की। तो कमर्शियल बिल किसके द्वारा इशू किया जाता है? कॉरपोरेट यूनिट्स के द्वारा। और दीज आर इनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन। इनसिक्योर्ड होते हैं ये, यानी कि सिक्योर्ड नहीं होते एक तरीके से। तो दीज आर रिटर्न बाय द सेलर एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। रिटर्न कौन, मतलब रिटर्न बाय द सेलर, सेलर के द्वारा लिखा जाता है और बायर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। सीडीज बोला गया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जनरली कौन इशू करता है? कमर्शियल बैंक्स करते हैं। और दीज आर इशूड फॉर द इन्वेस्टमेंट हैविंग अ डेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि इनका एक डेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड होता है कि हाँ इतने टाइम तक के लिए है, ठीक है। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस इज जनरली फिक्स होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। ट्रेजरी बिल की बात करें तो ये गवर्नमेंट इशू करती है। जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म मनी की ज़रूरत होती है तब ये इशू होते हैं। देन आपके आते हैं अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो कि है आपके कमर्शियल पेपर, इंटर बैंक मनी और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ तक हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया है। बट क्योंकि इंडस्ट्री और जो भी हमने डायग्राम में पढ़ा था, इंडस्ट्रीज़ और आपके थे कंपनीज, ये भी हम कवर कर लेते हैं आज, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट इट्स ओके, आपको ज़रूरी है ना पढ़ना। तो इंडस्ट्री की बात करें तो इन्वेस्टर कैन ऑल्सो इंक्रीज हिज रिटर्न रेट बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन एन इंडस्ट्री। कि इन्वेस्टर जो है अपना रिटर्न इंक्रीज कर सकता है अपना रिटर्न रेट जब वो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। तो प्रॉफिट अर्न बाय द इंडस्ट्री आर हेल्पफुल इंक्रीजिंग द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। अगर इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो सकता है। तो आपकी इंडस्ट्रीज आती हैं, 3 टाइप की है यहाँ पे गिवन, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन और फार्मास्यूटिकल्स। तो टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल का रिलेशन किससे होता है? स्पिनिंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग, इन सब से होता है। तो इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय एन इन्वेस्टर इन एनी ऑफ दिस एक्टिविटी और इन होल इंडस्ट्री। तो इन्वेस्टर जो है इन टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है और चाहे तो होल इंडस्ट्री में भी। आईटी की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आईटी इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है। और इस इंडस्ट्री में जो फंक्शंस हैं ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के, वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा, लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट, आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए। तो इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर इज़ मोर प्रॉफिटेबल। तो आईटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो ये क्या है? मेडिसिन से रिलेटेड। तो फॉर्म एज वेल एज क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। आप जानते हो कि इम्प्रूव हो रही हैं फार्मास्यूटिकल्स भी। लाइक आपने सुना होगा 1mg करके भी एक है, अपोलो है ना। काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, मतलब कंपनीज़ हैं। तो ये सब मिलके क्या होती हैं? इंडस्ट्री मानी जाती हैं। तो ये भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं डे बाय डे और इनमें भी टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो हाई प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है इन्वेस्टर अगर इस टाइप की सिक्योरिटी, मतलब इन इंडस्ट्री में अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो। अब बात कर लेते हैं कंपनीज़ की। तो कंपनीज आर द यूनिट विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। आप जानते हो कंपनीज कौन सी होती हैं? जो हमारे कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। तो इन्वेस्टर यहाँ से भी इनकम अर्न कर सकते हैं। और फॉलोइंग टाइप की कंपनीज होती हैं, 2 टाइप की, न्यू एस्टैब्लिश कंपनी और न्यू प्रोडक्ट कंपनी। एक न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी यानी कि द कंपनी विच आर टू बी इस्टेब्लिश और विच हैव बीन इस्टेब्लिश रिसेंटली, मतलब अभी अभी वो इस्टेब्लिश हुई है और उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है इन कंपनीज़ में करना वो थोड़ा रिस्की, थोड़ा भी नहीं, ज़्यादा रिस्की होता है, वेरी रिस्की होता है। क्योंकि लेकिन जो पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम रिटर्न की वो हाई होती है ना। क्योंकि वो अभी न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी है। तो इन्वेस्टर ये सोच के, मतलब जो इन्वेस्टर के पास ज़्यादा कैपेसिटी है सिर्फ वही इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनको पैसे का ज़्यादा वो, मतलब
उनके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो वही इन्वेस्टर जो है इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जनरली। जो डिफेंसिव इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कभी भी ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वही करेंगे जो इमोशनल थिंकिंग यानी कि रैशनली थिंकिंग नहीं करते हो, या फिर थोड़ी बहुत लॉजिकली वो सोचते भी हो कि हाँ अगर मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करा, इस न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करा, तो अगर इसकी ग्रोथ हुई इस कंपनी की, तो जो है जनरली उस इन्वेस्टर को बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं वेरी हाई रिस्क अगर आप ले रहे हो तो हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन लॉस का भी है खतरा। क्योंकि अगर मान लो वो न्यूली इस्टेब्लिश तो हुई है लेकिन प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो इससे क्या होगा, आपका पैसा भी डूब सकता है, राइट। तो अब बात कर लेते हैं न्यू प्रोडक्ट कंपनी की। तो कंपनीज विच हैव बीन इस्टेब्लिश लॉन्ग एगो, कि एक कंपनी जो बहुत पहले इस्टेब्लिश तो हो गई थी, लेकिन अब वो अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है मार्केट में। तो इन्वेस्टर कैन अर्न हाई रिटर्न बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सच कंपनीज। तो इन्वेस्टर जो है इसमें भी इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मेड इन दिस कंपनी इज जनरली लेस एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन न्यू कंपनीज। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन वाली न्यू प्रोडक्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपकी कम लगेगी अगर हम कंपेयर करें न्यू कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि वहाँ पे उनको इन्वेस्टर्स बहुत कम मिलेंगे, यहाँ थोड़े फिर भी ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि कंपनी पहले से इस्टेब्लिश है ना। तो इसलिए 2 or more than 2 investment instruments should be selected for making an investment after proper analysis। तो 2 या 2 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी प्रॉपर एनालिसिस के बाद। Those financial instruments must be selected for investment which have various type of variation with regard to risk and return। तो वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किए जाने चाहिए जो कि काफ़ी टाइप के वेरिएशंस हो रिस्क और रिटर्न के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं बोली गई हैं, वही सिंपल सी बातें बोली गई हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। थैंक यू सो मच।